तो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम तैयारी कर रहे हैं 10वीं हिंदी वार्षिक परीक्षा की। और आज के वीडियो में हम व्याकरण के वो प्रश्न तैयार करेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे ही सही। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम तैयार करेंगे, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आपके कोर्स में जो छंद दे रखे हैं, तो छंद की परिभाषा के साथ दो ही छंद आपके कोर्स में है और वो है दोहा और चौपाई। तो दो ही छंद है, तो दो में से एक छंद तो आपके एग्जाम में आएगा ही सही। तो दोहा छंद सबसे पहले हम तैयार करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है, जिसके पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तो पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। लेकिन इसके साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि दोहा छंद में कुल मात्राएं कितनी होती है। तो दोहा छंद में 24 मात्राएं होती है, ठीक है, क्योंकि एक चरण में 13, ठीक है, पहले चरण में 13, दूसरे चरण में 11 मात्रा होती है। तो इस प्रकार से 13 और 11 मिलाकर ये 24 मात्राएं होती है। और यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि दोहा छंद में मात्राएं 24। दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। तो इस प्रकार से हम वैकल्पिक प्रश्न भी तैयार करते जाएंगे। दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, जिसके पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। उदाहरण, तो उदाहरण भी याद करना जरूरी है, क्योंकि यदि एग्जाम में यह प्रश्न 2 नंबर में ही आएगा और 2 नंबर में आता है तो प्रश्न होता है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो 1 नंबर इस परिभाषा का होगा और 1 नंबर उदाहरण का होगा। तो इसका उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चुन। यदि इसके स्थान पर यदि आपको कोई सा दूसरा भी दोहा याद हो तो वो लिख सकते हो। तो दोहा की परिभाषा उदाहरण से इस प्रकार से लिखेंगे। दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चुन। छंद में जो अगला है वह है चौपाई छंद। क्योंकि दो ही छंद आपके कोर्स में है, दोनों में से एक प्रश्न आएगा ही सही। तो आप दोनों ही याद कर लो, बहुत आसान है। 2 नंबर के मान से हम इसको याद कर रहे हैं बहुत आसान तरीके से। तो आपके 2 नंबर पक्के, 2 क्वेश्चन तैयार कर लोगे। तो चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो इसका उत्तर है, चौपाई एक सम्मात्रिक छंद है, ये पता होना चाहिए हमें। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। उदाहरण है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। फिर से देख लेंगे। चौपाई एक सम्मात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। उदाहरण है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो इस प्रकार दोहा और चौपाई छंद याद करके हमने अपने 2 नंबर तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हम अलंकार तैयार करेंगे। तो अलंकार किसे कहते हैं, इसके अलावा जो जो अलंकार आपके कोर्स में, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण 2 अलंकार आज हम तैयार करने वाले हैं। पहला है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। तो इसका उत्तर है, काव्य में जहाँ लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। काव्य में जहाँ लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आंख, लंका सारी जरी गए गए निशाचर भाग। तो अतिशयोक्ति अलंकार वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है इसको भी। इसके साथ हम अगला जो अलंकार याद करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, मानवीकरण अलंकार, ठीक है। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। तो इसका उत्तर है, काव्य में जहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया जाता है या प्रकृति को मानवीय क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाता है, वह मानवीकरण अलंकार होता है। काव्य में जहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया जाता है या प्रकृति को मानवीय क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाता है, वह मानवीकरण अलंकार होता है। और इसका उदाहरण है,
मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चले। तो इस प्रकार मानवीकरण अलंकार 2 नंबर के क्वेश्चन के मान से हमें तैयार करना है। 2 अलंकार आज हम तैयार कर लेंगे, मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। इसके बाद अगला जो प्रश्न हम तैयार करेंगे वह है करुण रस की परिभाषा उदाहरण से। तो रस वाला जो क्वेश्चन है, किसी भी रस की परिभाषा 2 नंबर में आएगी ही आएगी, ठीक है। इसके साथ ही रस में से रस वाला जो चैप्टर है उसमें से वैकल्पिक प्रश्न भी आपके एग्जाम में आएगा। तो रस का जो पूरा भाग है, रस से संबंधित सारे क्वेश्चन के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिससे रस से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से हल करोगे। चाहे वो वैकल्पिक में आता है, चाहे 2 नंबर में या 3 नंबर में, आप आसानी से कर लोगे। लेकिन अभी हम याद कर लेंगे करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित। तो किसी भी रस की परिभाषा हम इस तरह से लिख सकते हैं, यह हम उस वीडियो में बताएंगे। तो इसमें अभी याद कर लेंगे हम, सहृदय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तब वहां करुण रस होता है। सहृदय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का, क्योंकि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है इसलिए यहाँ शोक लिखा है। शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तब वहां करुण रस होता है। और इसका उदाहरण है, अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। इसके बाद अगला प्रश्न है, अंतर वाले जो प्रश्न एग्जाम में आते हैं वो अब हम तैयार कर रहे हैं। अंतर वाले क्वेश्चन जो आते ही आते हैं, तो ये जो अंतर वाले प्रश्न अभी हम तैयार करेंगे, यदि आप ये याद कर लोगे तो आपके 4 या 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इनको आपको भी तैयार कर लेना है, क्योंकि एग्जाम के बिल्कुल पहले आप याद नहीं कर पाओगे। अभी से यदि आप तैयारी करते चलोगे तो आप आसानी से पूरा कोर्स कर लोगे। तो प्रश्न है, जीवनी और आत्मकथा में कोई 2 अंतर लिखिए। जीवनी और आत्मकथा में तो पहला अंतर हम लिखेंगे, जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है। आत्मकथा मतलब ही इसका होता है स्वयं की कथा। जब लेखक खुद अपने बारे में अपनी कथा लिखता तो उसे आत्मकथा कहते हैं, जबकि जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर लिखी जाती है। तो जीवनी में हम लिख देंगे, जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है। दूसरा अंतर है, जीवनी में लेखक तटस्थ होता है। तटस्थ होता मतलब अपनी कोई बुराई भी होगी तो वह छुपाएगा नहीं, ठीक है, तटस्थ रहेगा, जैसा है वैसा ही लिख देगा। जीवनी में लेखक तटस्थ होता है, क्योंकि जीवनी में लेखक किसी दूसरे के बारे में बता रहा तो उसके जीवन की अच्छाई बुराई सब वो आसानी से बता देगा, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जीवनी में लेखक तटस्थ होता है, जबकि आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने बारे में लिख रहा है, इसलिए आत्मकथा में लेखक तटस्थ हो या आवश्यक नहीं है, वह अपनी बुराइयां यहाँ छुपा भी सकता है। इसके बाद जो अगला अंतर वाला प्रश्न है वह तैयार करेंगे हम, संधि और समास में कोई 2 अंतर। ठीक है, 2 ही अंतर याद करने हैं, क्योंकि 2 नंबर में ही यह क्वेश्चन आने की संभावना है। तो संधि और समास में अंतर बहुत आसान तरीके से हम करेंगे। तो पहला अंतर हम लिखेंगे, संधि में 2 वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में 2 पदों या शब्दों का मेल होता है। दूसरा है, संधि का विच्छेद होता है, जबकि समास का विग्रह होता है। फिर से देख लेंगे, संधि और समास में अंतर, संधि में 2 वर्णों का मेल होता है, समास में 2 पदों या शब्दों का मेल होता है। दूसरा है, संधि का विच्छेद होता है, जबकि समास का विग्रह होता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम तैयार करेंगे अंतर वाला, कहानी एवं उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। ठीक है, यदि इसके स्थान पर प्रश्न आता है कि एकांकी, कहानी के स्थान पर यहाँ लिखा हो एकांकी एवं नाटक में कोई 2 अंतर लिखिए। ठीक है, एकांकी एवं नाटक में कोई 2 अंतर लिखिए, तो भी हम यही 2 अंतर वहां लिख सकते हैं। यहाँ कहानी के स्थान पर एकांकी हो सकता है, उपन्यास के स्थान पर यदि नाटक हो तो हम इसी प्रकार से अंतर लिखेंगे, बस कहानी के स्थान पर एकांकी लिख देंगे, उपन्यास के स्थान पर नाटक लिख देंगे। तो पहला अंतर है, कहानी छोटी होती है जबकि उपन्यास बड़ा होता है। दूसरा अंतर है, कहानी में एक घटना का वर्णन होता है
जबकि उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। यदि यहाँ पर अंतर एकांकी और नाटक का हो तो हम कैसे लिख देंगे? एकांकी छोटी होती है जबकि नाटक बड़ा होता है। एकांकी में एक घटना का वर्णन होता है जबकि नाटक में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। तो इस प्रकार से अंतर हमने एक साथ ही दो अंतर याद कर लिए हैं, कहानी एवं उपन्यास में अंतर या फिर एकांकी एवं नाटक में अंतर। इसके बाद अगला प्रश्न जो हम तैयार करेंगे वह है काव्य की परिभाषा व उसके भेद लिखिए। तो यह जो प्रश्न का उत्तर याद करेंगे इसके साथ दो वैकल्पिक प्रश्न भी हम तैयार कर लेंगे। तो काव्य की परिभाषा लिखेंगे हम सबसे पहले। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। यही परिभाषा है काव्य की। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। इसके बाद हमसे पूछा उसके भेद लिखिए। तो हम लिखेंगे काव्य के दो भेद है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। अब इसमें जो वैकल्पिक प्रश्न है, कितनी बार रसात्मक वाक्यम काव्यम यह परिभाषा किसने दी है, ऐसा प्रश्न आता है और उसका उत्तर होगा आचार्य विश्वनाथ। ठीक है, क्योंकि यह परिभाषा आचार्य विश्वनाथ की है। इसके साथ ही प्रश्न आता है वैकल्पिक में कि काव्य के कितने भेद होते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो हम उत्तर में लिखते हैं काव्य के दो भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। इस प्रकार हमने हिंदी विषय के महत्वपूर्ण व्याकरण के प्रश्नों को तैयार कर लिए हैं। ये वो प्रश्न जो एग्जाम में आएंगे ही सही, और आपके इससे 4 या 6 नंबर की पूरी तैयारी हो गई है। अगले वीडियो में हम फिर आगे के 4 और 6 नंबर की तैयारी करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए 10वीं हिंदी वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।